आता है न्यूक्लियर फिजिक्स में। न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स रियली टू इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर चीज एटम्स की बनी हुई है, ये तो आपको मालूम है। हर एटम न्यूक्लियस से बनता है। द 99% मास ऑफ द एटम लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस ना। तो न्यूक्लियस भी मेनली किस चीज का बना हुआ है, सॉरी एटम किस चीज का बना हुआ है अल्टीमेटली, न्यूक्लियस का। 99% मास ऑफ द एटम इज इनसाइड द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस एक इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूक्लियर फिजिक्स अपने आप में काफी न्यू ब्रांच है फिजिक्स का। ओके, इट कम्स अंडर मॉडर्न फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स की मैं आपको ब्यूटी बता देता हूँ, मतलब इसका कितना अलग ब्रांच है ये बता देता हूँ। आप सबने ये चीज सुनी है कि जो एटम है, एटम भी एटम इज नॉट विजिबल। एटम इतना छोटा होता है कि आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते। अभी कुछ न्यू टेक्निक्स बनी है, दे आर द साइंटिस्ट्स आर क्लेमिंग, अभी क्लेम कर रहे हैं कि हमने देखा है एटम को, लेकिन वो इमेजेस भी प्रॉपर इमेजेस नहीं है, कंप्यूटराइज्ड बनी हुई इमेजेस है वो भी एटम की। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि एटम बहुत छोटा होता है, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर एनी माइक्रोस्कोप टू सी द एटम। ठीक है, अब एटम ही नहीं दिखता है, तो एटम से भी 10,000 गुना छोटा होता है न्यूक्लियस। यस इंडीड, एटम से भी काफी छोटा होता है, 10,000 टाइम्स छोटा होता है न्यूक्लियस। अब विजुअलाइज भी नहीं कर पाएंगे क्या हो रहा है ये, लेकिन 10,000 टाइम छोटा होता है न्यूक्लियस। वो मैं आपको बताऊंगा इसमें व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो एटम ही नहीं दिखता है, न्यूक्लियस को तो देखने की बात ही आप छोड़ दो। तो सी कितना ब्यूटीफुल टॉपिक है। जो चीज बिल्कुल नहीं दिख सकती है, यू कैनॉट सी द न्यूक्लियस एट ऑल, इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी राइट नाउ टू सी द न्यूक्लियस बिकॉज इट इज सो स्मॉल। तो जो चीज नहीं दिखती है, पॉसिबल नहीं है आपके लिए दिखना, उस चीज को भी हमने पूरा का पूरा स्टडी कर लिया है। सी द अमेजिंग थिंग, इतनी छोटी है न्यूक्लियस जो नहीं दिख सकती है आज, लेकिन फिर भी हमको ये चीज आज पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है, न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेस काम करते हैं वो कौन से हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, सब हमें मालूम है। सी द ब्यूटी। ठीक है, ठीक, मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ, अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। चलो एक चीज एक्स्ट्रा और बता देता हूँ। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिचर्ड फेमन। रिचर्ड फेमन, ही वाज अ वेरी फेमस न्यूक्लियर फिजिसिस्ट। अभी कुछ 30-40 साल पहले ही उनकी डेथ हुई है, अराउंड 1980s ही डाइड, बहुत रिसेंटली हुआ है। रिचर्ड फेमन, रिचर्ड फेमन वाज अ वेरी फेमस न्यूक्लियर फिजिसिस्ट। अब रिचर्ड फेमन ने एक बार न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में क्या बताया था वो मैं आपको उससे बता देता हूँ। रिचर्ड फेमन ने बोला कि न्यूक्लियर फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग, एक एग्जाम्पल से उन्होंने समझाया। उन्होंने बोला कि सपोज एक बैग है, देयर इज अ बैग जो इसके ऊपर जिप लगा हुआ है, बैग क्लोज्ड है, आप वो जिप ओपन करके अंदर नहीं देख सकते, तो जिप नहीं ओपन होती है, यू कैन नॉट ओपन इट एंड सी इनसाइड। फिर भी बिना जिप ओपन किए हमने उसके अंदर भी देख लिया है कि उसके अंदर क्या क्या सामान है, और ना सिर्फ देख लिया है कि अंदर क्या क्या सामान है, उस सामान को काउंट भी कर लिया है, देख भी लिया है अंदर क्या क्या सामान है, उसका पूरा बिहेवियर भी समझ लिया है। ये है न्यूक्लियर फिजिक्स की ब्यूटी, बिना बैग ओपन किए हमने अंदर की चीजें देख ली है। यही होता है न्यूक्लियस के साथ, दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, सो आज आप भी थोड़ा न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। ठीक है, लेट मी चेक हाउ मच नॉलेज यू आर हैविंग अबाउट द न्यूक्लियस। सबसे पहले या कोई माइक ऑन करके बताओ, आपको क्या मालूम है न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ विच ऑब्जेक्ट्स, बताओ। प्रोटॉन, न्यूक्लियस, हाँ बोलो। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये तीन बोल रहे हो ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। हाँ, अमन कुमार ना, आई थिंक। नहीं, कौन नाम बोलो? चेतन, चेतन। चेतन, ओके, चेतन अलग आई थिंक, राइट। हाँ सर। चेतन अलग बोल रहा है कि न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। Sahil Dalal, Sahil is saying that it consists of only proton and neutron. Sir, it consists of only proton and neutron. Proton and neutron, ना? Form find.
हाँ इलेक्ट्रॉन नहीं उसमें बोल रहे हो ना आप? और सर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्वार्क से बने हाँ वो आप लोग को पता ना किससे बने हो, मुझे क्या पता, मैं तो आगे चल के बताऊंगा ये चीज। लेट मी चेक आपको कितना नॉलेज है, मुझे वो चेक करना है ना, केमिस्ट्री में मैं भी पढ़ा हो। ठीक है ओके। बालाजी मूपनारा ने थोड़ा और आगे चले गए। बालाजी मूपनारा सिंह सर क्वार्क मीसॉन्स ये भी बने हुए हैं, इससे भी बने हुए हैं। तो बालाजी आपको ये पता है क्वार्क क्या होते हैं? कैन यू टेल मी समथिंग मोर अबाउट क्वार्क? सर वो एग्जैक्टली क्या पढ़ा नहीं है, मतलब सिर्फ इतना पढ़ा है कि सर न्यूक्लियस होता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का फंडामेंटल पार्टिकल है, मतलब वो उससे बने होते हैं। अच्छा क्वार्क से बने होते हैं, हाँ ठीक। हाँ ये हाँ फिजिक्स में भी आता है, ये हायर फिजिक्स में आता है, 12th में तो उन्होंने नहीं रखा है इतना। इनको बोलते हैं एलिमेंट्री क्वार्क मीसॉन्स वगैरह जो है ना, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स। हायर फिजिक्स में जो मतलब स्टूडेंट हायर फिजिक्स में जाते हैं उनको ये पढ़ने होते हैं इनके बारे में, क्वार्क मीसॉन के बारे में। मतलब एक्चुअली 12th टेक्स्ट बुक में इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं लिखा हुआ है रिगार्डिंग क्वार्क एंड मीसॉन, बट अगर आप बोलोगे तो अगले लेक्चर में जब ये फिनिश होगा मैं आपको बता दूंगा। इट विल मे टेक 15 to 30 मिनट्स, 15 से 30 मिनट तक लिख सकते हैं। क्वार्क क्या होता है, मीसॉन क्या है, थोड़ा समझा दूंगा मैं। हाँ सर बताना। नॉलेजेबल है, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो एग्जाम में तो काम नहीं आएगा अभी। देखते हैं उसको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सिंपल रखेंगे। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ मेनली टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस में खाली दो ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं एज ऑफ नाउ, सिंपल रखते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये जो है ना प्रोटॉन्स और मैंने क्या बताया न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स। Nucleons are those particles which are inside the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल है वो उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिला के न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि 10 protons are there, 10 protons हैं and 11 neutrons are there, 10 protons 11 neutrons, 21 total 10 plus न्यूक्लियॉन्स। 11 21 nucleons will be there. I can say the nucleus consists of 21 nucleons. ठीक है, न्यूक्लियंस वर्ड थोड़ा ध्यान से देख लो, इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सिंपल है ना, जो भी आदमी इंडिया के अंदर रहता है वो इंडियन है। एनीबडी हु लिव्स इनसाइड द इंडिया इज इंडियन। वैसे ही हाँ एनीबडी सर। हु लिव्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियन। न्यूक्लियॉन। बराबर वैसे ही लॉजिक है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कंबाइन करके न्यूक्लियन कहते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर कोई भी न्यूक्लियस जो होता है ना उसमें प्रोटॉन्स जो होते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर डिनोटेड बाय Z symbol. Z is a symbol for number of protons. Number of neutrons is denoted by N symbol, N. So Z plus N will be the total number of nucleons. Total number of nucleons is denoted by A symbol, A. ये symbols थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। Z denotes the number of protons. A denotes number of proton plus neutron combined, and N denotes number of neutrons. ठीक है, सो अगर आपका कोई भी एलिमेंट होता है, लेट्स से इफ आई टेक एनी एलिमेंट, सपोज मैंने सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया, कोई भी एलिमेंट ले लिया, तो एलिमेंट को तो आपने पता है हर एलिमेंट की अपनी एक सिंबल है। सोडियम की सिंबल होती है Na, पोटेशियम की सिंबल होती है K। ऐसे ही सपोज एक जनरल ले लेते हैं, जनरली सपोज एक एलिमेंट है जिसकी सिंबल है X, जस्ट ऐसे जनरली दे रहा हूं मैं। सपोज कोई सिंबल है X, X इज अ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। तो जब आप X लिखते हो, X मतलब वो एलिमेंट हो गया, हाँ X इज अ एलिमेंट। लेकिन जब आप उसका न्यूक्लियस को लिखना चाहते हो, सपोज यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लिखना चाहते हो, न्यूक्लियस के लिए क्या करना होता है, इधर नीचे Z लिखते हैं, here I am writing Z in the suffix, और ऊपर लिखा जाता है A की वैल्यू।
अगर देखो एलिमेंट के नीचे z का वैल्यू लिखा हुआ है और एलिमेंट के ऊपर a का वैल्यू लिखा हुआ है, ऐसा सिंबल है अगर, तो ये सिंबल न्यूक्लियस का है। इट्स अ सिंबल ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की सिंबल कैसे होती है, मतलब न्यूक्लियस को हम लोग कैसे लिखते हैं फॉर्मूलाज में, नीचे z लिखते हैं ऊपर a लिखते हैं। दिस इज अ सिंबल ऑफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड इन दिस सिंबल। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं आपको स्टूडेंट, वन एग्जांपल। इफ आई राइट डाउन Na, अगर मैं Na लिखूंगा तो Na तो क्या है, सोडियम एलिमेंट है, इट्स अ सोडियम एटम, तो ये सोडियम है। लेकिन सोडियम में आपको पता होगा कितने प्रोटॉन्स होते हैं, हाउ मेनी प्रोटॉन्स इट हैज? 11. हाउ इलेक्ट्रॉन्स सोडियम हैज? इलेक्ट्रॉन 11 11 यस। एक याद रखो स्टूडेंट, अगर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर इक्वल होता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स आर 11, प्रोटॉन्स विल आल्सो बी 11। तो इधर देखो मैंने Z लिखा है ना, Z will be 11 for the sodium, तो इधर मैं 11 लिखूंगा ऐसे। ओके, तो आपने मुझे बताया कि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स होते हैं, बट सोडियम के पास जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, न्यूट्रॉन्स 12 होते हैं, 12। इट हैज अ न्यूट्रॉन्स 12, प्रोटॉन्स 11, न्यूट्रॉन्स 12। सो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना हो गया? 11 प्लस 12 हो गया 23। तो ऊपर 23 लिखा जाता है इधर। अगर तुमने इधर 11 लिखा, इधर 23 लिखा, ऐसे, दिस इज अ सिंबल ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द सोडियम। ये न्यूक्लियस की सिंबल हो गई। इसको देख के आपको पहचानना पड़ेगा कि ये न्यूक्लियस लिखा हुआ है। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 11 प्रोटॉन्स दैट आई हैव रिटन हियर एंड 23 न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स 23 है। ठीक है, ये सिंबल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नॉट मेंशन, Z और A को मेंशन किया जाता है। वेरी क्लियर? अब देखो Z मैंने क्या बताया, Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, Z का एक और नेम है, Z is also known as atomic number of that element. Z is nothing but atomic number. जितने प्रोटॉन्स होते हैं ना, उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। इफ सोडियम हैज 11 प्रोटॉन्स, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। यस, सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11। तो पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बनी हुई है ना। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, सोडियम में 11 प्रोटॉन्स हैं, उसका एटॉमिक नंबर 11 है। दैट्स व्हाई सोडियम कम्स ऑन द 11th प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल, है ना, सिंपल है। तो Z को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अभी चलो A पर आते हैं। A क्या है? A इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। A को बोला जाता है मास नंबर। सुना होगा आपने ये चीजें, राइट? So A is known as mass number and Z is known as atomic number. पीरियोडिक टेबल जो है ना वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बनी हुई है। एटॉमिक नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना किसी एलिमेंट की, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर। मतलब जो एटम है वो अल्कली मेटल है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल है कि नॉन मेटल है, वो सब जो है ना केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सब एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। ठीक है, एटॉमिक नंबर अगर चेंज हो गया, लेट्स से Z जो है, Z इज एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। ये सब शायद आपने सुना होगा केमिस्ट्री में भी, मे बी। सो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखो रिगार्डिंग दिस वन, न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आई थिंक कुछ नोट करना तो कर लो, फिर मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब सर पूरा पेज दिखाओ ना एक बार सर। हाँ, नोट इट डाउन। स्टूडेंट कॉलेजेस चालू है, अभी होते हैं लेक्चर्स कॉलेज के? हाँ सर। टाइमिंग क्या है कॉलेज का? मॉडल का क्या है, मॉडल का टाइमिंग? 12 to 5। 12 बजे। 12 बजे रहता है? तो ये क्लास के लेक्चर्स कब तक चलते हैं? 11:45। 11:45।
अच्छा, सबसे पहले मेरा लेक्चर रहता है कि मुझसे पहले भी कोई है लेक्चर? आपका ही है। आपका ही पहले। अच्छा, गुड मॉर्निंग आपसे, गुड आफ्टरनून मानसी मैम। गुड आफ्टरनून मानसी मैम के साथ। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, मतलब आप ये इंडायरेक्टली बोल रहे हैं कि दो फिजिक्स के लेक्चर होते हैं? हाँ? कम करो लेक्चर फिजिक्स के, समझ गया मैं। नहीं सर, अच्छा लगता है। अच्छा, फिजिक्स में क्या है, नॉलेज थोड़ी है, इंटरेस्टिंग ही नहीं है फिजिक्स। फिजिक्स इज इक्वल टू नॉलेज। ठीक है चलो। अच्छा, ये कंप्लीट हुआ। ओके, आगे बढ़ रहा हूं मैं। देखो अभी आगे बढ़ रहे हैं। ये नेक्स्ट जो चीज मैं बता रहा हूँ वो भी आपने केमिस्ट्री में सुना होगा। इफ वी आर हैविंग, सपोज वी आर हैविंग टू एटम्स, हम लोग पास सपोज दो एटम्स हैं, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं, बट आई एम हैविंग टू एटम्स। अगर दोनों एटम्स का नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, तो उनको आइसोटोप्स कहा जाता है। यू नो दैट, टू स्पीशीज बोला जाता है। टू स्पीशीज विच आर हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हैं, two species having same number of protons in the nucleus, ठीक है। न्यूट्रॉन सेम नहीं है लेकिन दो अलग अलग एलिमेंट्स है जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है पता है? आइसोटोप्स कहा जाता है। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स आर द टू एलिमेंट्स, और यू कैन से टू स्पीशीज बोला जाता है, टू स्पीशीज विच आर हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सुना है ये चीज स्टूडेंट केमिस्ट्री में? हाँ सर। Yes, sir. Isotopes are those species which are having same number of protons. ठीक है। आइसोटोप के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप। मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूं, फिर भी पहले आप ये नोट कर लो अगर नोट करना है तो, देन आई विल गिव यू एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप इंपॉर्टेंट टर्म है, यू शुड नो दिस। हाँ, so noted the definition. Two species which are having same number of protons are known as isotopes. ठीक है, अब आइसोटोप से एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है, एक का नाम होता है हाइड्रोजन, दूसरा है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम उसको डी लिखा जाता है, ड्यूटेरियम डी, और एक होता है ट्रीटियम, ट्रीटियम इसको यूजुअली हम लोग टी लिखते हैं, टी। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, भले फुल नेम मत लिखो लेकिन नाम याद रखो, थोड़ा सा लिखने की जरूरत नहीं है, बट रिमेंबर द नेम्स, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। अब ये तीनों जो है ना, तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक ही होता है, दे ऑल कंटेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1। तो देखो मैं नीचे 1 1 लिख रहा हूं, देखो नीचे 1 1 1 लिखा है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 1 1 1। तो तीनों के पास सेम प्रोटॉन्स है, दैट इज 1। तो क्योंकि तीनों के पास सेम प्रोटॉन है, दैट्स व्हाई दे आर आइसोटोप्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नॉट सेम। किसी को मालूम है हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? हमने न्यूट्रॉन नहीं होते सर। 0. 0, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए फिर? 1. इसलिए ऊपर 1 आएगा, ऊपर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स लिखा जाता है ना, वो देखो 1 लिखा है मैंने, ध्यान से हाइड्रोजन को देखो। ठीक है, ड्यूटेरियम के पास क्या होता है? ड्यूटेरियम कंटेन, ये ड्यूटेरियम है अभी, ड्यूटेरियम कंटेन 1 प्रोटॉन, सेम एज हाइड्रोजन, 1 प्रोटॉन, बट इसके पास 1 प्रोटॉन के बाद 1 न्यूट्रॉन भी होता है। ड्यूटेरियम कंटेन 1 न्यूट्रॉन ऑल्सो, तो टोटल 2 हो गए ना, इसलिए ऊपर 2 लिखेंगे। सी ऊपर मैंने 2 लिखा है। ट्रीटियम, ट्रीटियम के पास क्या होता है? ट्रीटियम ऑल्सो कंटेन 1 प्रोटॉन, तो नीचे देखो मैंने 1 लिखा है, 1 प्रोटॉन। लेकिन ट्रीटियम के पास 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 3। 3, ऊपर 3 आएगा।
टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस 3 हो गए ना। देखो ऊपर है 1 2 3, नीचे है 1 1 1 1। दिस आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जो पानी आप पीते हो वो H से बना होता है, H2O। अगर कोई पानी D से बना हुआ है, ड्यूटेरियम से बना हुआ है, अगर पानी जो है वो ड्यूटेरियम से बना हुआ है, तो उसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होंगी पानी के जैसे। जैसे पानी जो है, पानी की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आपने केमिस्ट्री में पता होगा क्या क्या है, एम्फोटेरिक है, बहुत सारी चीजें हैं। पानी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टीज डी से अगर पानी बना हुआ है, इफ वाटर इज मेड अप ऑफ डी, ड्यूटेरियम, तो उसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज वही होती है। किसी को पता है जो पानी ड्यूटेरियम से बनता है उसको सपोज सिंबल होती है D2O, H2O की जगह D2O होती है। इस पानी को क्या बोला जाता है? हैवी वाटर। heavy Heavy water, water. hard water. Borewell. हैवी वाटर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज होता है। D2O इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। हैवी वाटर होता है, आप इसको पी नहीं सकते, पिएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। पी सकते हैं बट इट विल डैमेज समवॉट, थोड़ा बहुत तो डैमेज करेगा ये। D2O वी कैन नॉट ड्रिंक, यू कैन ड्रिंक H2O ओनली। ठीक है, कुछ अमाउंट में चलेगा, थोड़ा अमाउंट में पी लिया तो चलेगा, ज्यादा रोज रेगुलरली नहीं पी सकते D2O। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आई एम गोइंग अहेड। ठीक है, तो ये आपके आइसोटोप्स किसके बताए? और हाइड्रोजन। सर D2O, D2O क्या? सर D2O को भी नहीं पी सकते ना? D2O को ही नहीं पी सकते, H2O को तो पी सकते हो ना। नहीं सर, T2O, ट्रिटियम वाला। T2O तो होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल मिलता है, बहुत इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस T2O। लेकिन अगर होता भी है तो बिल्कुल नहीं पी सकते उसको, वो तो और हैवी रहेगा ना, ओके नहीं पी सर। सकते। आपकी बॉडी H2O के हिसाब से बनी हुई है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, हमारे नेचर में H2O ज्यादा अवेलेबल है, D2O नहीं अवेलेबल है। इट्स आर्टिफिशियली मेड इन द लेबोरेटरीज D2O। ठीक है, सो ये ऐसे जो मैंने देखो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बताए, यही इंपॉर्टेंट होते हैं हाइड्रोजन आइसोटोप्स। बाकी कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन का अगर एक आइसोटोप बता दूं, एक एग्जांपल कार्बन का देता हूँ। ये देखो कार्बन लिखा, कार्बन का एक आइसोटोप्स है C612। C612 ये रेगुलर कार्बन है जो नेचर में मिलता है, रेगुलर कार्बन। जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो सब ये कार्बन के बने होते हैं, C612। दूसरा एक कार्बन और आता है C614, तो मैंने लिखा है C614 लिखा है। ये जो C614 कार्बन है ये रेडियो एक्टिव कार्बन है। रेडियो एक्टिव मतलब ये थोड़ा सा हार्मफुल होता है, इट एमिट्स द रेडियो एक्टिविटी। इसलिए जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, उसके आगे इधर एस्ट्रिक मार्क लगाया जाता है, ऐसा टेक्स्ट बुक में ऐसा होता है, ये एस्ट्रिक मार्क। इसका मतलब ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव थोड़े हार्मफुल होते हैं। शायद आपने कार्बन डेटिंग सुना है, कार्बन डेटिंग। यस सर, कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग में ये C614 है, कार्बन डेटिंग में। तो ज्यादातर हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, हमारे जो नेचर में ज्यादातर C612 ही मिलता है, बट बहुत ही थोड़े से अमाउंट में C614 भी मिलता है। दीज आर द टू आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो चलो आइसोटोप्स के मैंने कुछ एग्जांपल दे दिए। नाउ आई एम गोइंग अहेड। if we are having two species having same number of neutrons, प्रोटॉन अलग होंगे लेकिन न्यूट्रॉन खाली सेम होंगे। आइसोटोन। आइसोटोन ना। एक सेकंड, किसका माइक ऑन है? हाँ, टू स्पीशीज विच आर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन सेम है तो उनको बोलते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, ठीक है। ठीक, देखो अगर किसी को याद रखने में मुश्किल हो रही है तो आप एक काम करो, यहाँ मैंने आइसोटोन्स लिखा है और पहले मैंने आइसोटोप्स लिखवाया था। आइसोटोप और आइसोटोन्स की स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग में खाली एक लेटर का फर्क है। इधर N आ रहा है, वहां पे P आता है। ये N मतलब न्यूट्रॉन सेम, P आएगा मतलब प्रोटॉन सेम। आइसोटोप में P आता है, आइसोटोन्स में N आता है उसी की जगह पे। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम और वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम। आइसोटोन्स,
इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, if we are having two species, next जा रहा हूं मैं, if we are having two species which are having same number of nucleons, न्यूक्लियन सेम है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल है वो सेम है। ओके, सपोज वी आर हैविंग टू स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर डिफरेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, लेकिन जो टोटल नंबर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, टोटल नंबर जो है न्यूक्लियंस वो सेम है। तो ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स, आइसोबार्स आर दोज एलिमेंट व्हिच आर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, टोटल नंबर सेम होता है। क्लियर? ये थोड़े से डेफिनेशंस हैं, याद रखेंगे तो बेटर है, ठीक है, सेफ साइड पता होना चाहिए ये सब। ओके, सो ये हो गया आपका, थोड़ा सा मैंने न्यूक्लियस के बारे में समझा दिया, ठीक है। सो एक फॉर्मूला इसमें हमने बनाई, वो याद रखो, A is equal to mass number, A mass number है, A is given by Z plus N। समझा ये फॉर्मूला? दिस फॉर्मूला वी मेड इन दिस टॉपिक, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, अगला टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत सिंपल है, छोटा सा टॉपिक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब हम लोग ये देखेंगे न्यूक्लियस की साइज क्या होती है, उसके बारे में आप थोड़ा समझेंगे, साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस की साइज, ये तो पता है न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी होती है, एटम से भी छोटा होता है। न्यूक्लियस की साइज समझने से पहले एटम की थोड़ी साइज समझ सकते हैं पहले। ये देखो, सपोज ये न्यूक्लियस है, और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, देखो ऐसे। So this whole structure जो आपके सामने दिख रहा है, this structure is known as atom ना। किसी को याद है कि अगर मैं हाइड्रोजन एटम ले लूं, लेट्स से ये हाइड्रोजन एटम है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन? मैंने बताया था 0.53 0.53 एंगस्ट्रॉम था, याद है कुछ? 0.53 एंगस्ट्रॉम is the radius of the first orbit of the hydrogen atom, याद है? So 0.5 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड ऑर्बिट होता है, इट विल बी 4 टाइम्स मोर, लेकिन मतलब होता तो एंगस्ट्रॉम में है ना। दीज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट्स, ये रेडियस है ना, दीज आर इन द एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10 मीटर में होते हैं। So radius of the atom, radius of this orbit is 10⁻10। तो अगर कोई आपसे पूछेगा ना कि एटम की साइज क्या होती है, साइज ऑफ एन एटम इफ आई टॉक, तो आपको बोलना चाहिए एटम की जो साइज होती है, इट इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर के ऑर्डर में होती है, ठीक है। 10⁻10 मीटर मतलब एंगस्ट्रॉम, साइज ऑफ एटम इज 10⁻10 मीटर। ये डायग्राम देखो। अब अगर मैं न्यूक्लियस की साइज पे जाऊं, मतलब इफ आई टॉक अबाउट रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, ये देखो न्यूक्लियस का जो रेडियस है, देखो काफी छोटा होगा, ये देखो, ये दिख रहा है, ये क्या हुआ, न्यूक्लियस का रेडियस हुआ ना ये, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर रेडियस। न्यूक्लियर रेडियस, ये जो न्यूक्लियस रेडियस है ना, वो 10⁻⁻14 के आसपास होता है, समटाइम 10⁻⁻14, 10⁻⁻15 तक भी हो सकता है छोटा, 10⁻⁻14 से 15 की रेंज में होता है। दिस इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, मतलब ये न्यूक्लियस रेडियस होता है ऐसा, ठीक है, 10⁻⁻14 मीटर। अब जिन स्टूडेंट को, मतलब जो स्टूडेंट थोड़ा डीप में सोचते हैं, उनको एक चीज लगेगी, ये -10 पावर है और ये -14 पावर है, दोनों में 10⁻4 का डिफरेंस है कि नहीं? हाँ सर। आप क्या करो, 10⁻14 ले लो, ठीक, 10⁻14 ये न्यूक्लियस की साइज है। इसको आप क्या करो, इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करो, टेक अ साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को ले लो और इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करो। 10,000 मतलब 10⁻4 से मल्टीप्लाई करो, तो 10⁻14 and 10⁻4 10⁻10,
तो इसका मतलब हुआ न्यूक्लियस से 10,000 टाइम्स बड़ा होता है एटम, है ना? हाँ सर। या क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो न्यूक्लियस है वो 10,000 टाइम्स छोटा होता है एटम से? एटम से। यही मैंने आपको पहले बताया था। तो न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है, ठीक है? आपने भी ऐसे सुन लिया कि 10,000 टाइम्स छोटा होता है, लेकिन अगर आपको फीलिंग नहीं आ रही है, विजुअलाइज नहीं हो रहा है, तो इसकी फीलिंग के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ फीलिंग के लिए, जस्ट विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है? ध्यान से सुनो। सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज मेरे पास एक छोटी सी टेबल है, आई एम हैविंग अ टेबल जिसकी साइज है 1 मीटर, 1 मीटर की टेबल है, ठीक है? दिस अ टेबल ऑफ 1 मीटर, ठीक है? तो जो टेबल है ना 1 मीटर की, वो न्यूक्लियस है। द टेबल ऑफ 1 मीटर साइज, इट्स अ न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस एक टेबल के जितना है, न्यूक्लियस एक टेबल के जितना है, तो पूरा एटम कल्याण सिटी के जितना है, क्योंकि कल्याण सिटी का जो रेडियस है ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर होगा अप्रॉक्स। चलो ऐसे मान लेते हैं। सो ऐसे इमेजिन करो कि जो न्यूक्लियस है ना, ये देखो, ये न्यूक्लियस है ना, दिख रहा है? ये अगर एक टेबल है, ये टेबल के जितना है, तो ये जो एटम है ना वो कल्याण सिटी के जितना है। तो जो कल्याण सिटी और एक टेबल, इतना फर्क है। लेकिन उस टेबल में 99% मास ऑफ द कल्याण सिटी इज डिपॉजिटेड। 99% mass of the Kalyan city will be deposited in that table. समझ में आ रहा है ये क्यों बोला मैंने? न्यूक्लियस के अंदर 99% मास होता है। तो एक बात, कल्याण इज अ बिग सिटी, 10 किलोमीटर उसका रेडियस है, तो कल्याण सिटी का पूरा मास उस टेबल में कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब बाकी कल्याण सिटी तो एम्प्टी हो गई ना, 99% मास तो एक टेबल के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है, बाकी सिटी एम्प्टी है ना। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी। एटम लगभग खाली होता है, उसका पूरा मास तो बहुत छोटी सी जगह में होता है, दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है? तो एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी। ये अभी जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है ना, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इन्होंने अभी रिसेंटली 100 साल पहले ये चीज बोली है। ये सब 100 साल पहले पता चला है, जो मैंने आपको बताया। इससे पता चलता है कि एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी, है ना? एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। हर चीज एटम्स की बनी हुई है, isn't it? So atoms are mostly empty and everything is made up of atoms. इसलिए everything is mostly empty, हर चीज empty है। ये अभी लोगों ने आज, मतलब न्यूक्लियर साइंटिस्ट को 100 साल पहले पता चला है, लेकिन 2000 साल पहले, 3000 साल पहले जो हमारे वेदास है ना, वेदास हैं और गौतम बुद्धा, जो उन्होंने भी ये चीज बोली थी। उन्होंने बोला था हर चीज शून्य है, सब शून्य है। इफ यू आर गुड एट हिंदी यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग, सब चीज शून्य है मतलब हर चीज जीरो है, एवरीथिंग इज जीरो। ये गौतम बुद्धा के वर्ड्स हैं, सब शून्य है। तो गौतम बुद्धा को 2500 साल पहले ही पता था कि हर चीज अंदर से जीरो है। तो हाँ, वो थोड़ा वो स्पिरिचुअल मैनर में है ये चीज, ये थोड़ा साइंटिफिक मैनर है, पर ये है। तो न्यूक्लियस की साइज और एटम की साइज थोड़ा ध्यान में रखो, ठीक है? लिख लो ये चीज, फिर मैं आगे और बताता हूँ। राइट डाउन दिस। ठीक है, आई होप लिख लिया होगा साथ में, ठीक है? अब हाँ, मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूँ। सी, ये सपोज न्यूक्लियस है ना, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस। चलो न्यूक्लियस के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलेंगे अभी आपको। ये सब न्यूक्लियस है, ठीक है? अब न्यूक्लियस के अंदर आपने बोला प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो देखो ऐसे मैं कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है? ऑलमोस्ट क्या होता है पता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की साइज ऑलमोस्ट सेम होती है। इफ आई टॉक अबाउट साइज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इट्स ऑलमोस्ट सेम। जितना प्रोटॉन की साइज होती है उतना ही न्यूट्रॉन की साइज होती है। मेंशन कर लो चाहिए तो, साइज वाइज दोनों सेम होते हैं। साइज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज सेम, ठीक है? साइज तो दोनों की सेम है, ठीक है? ये चीज मैं आगे यूज करूंगा, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। और मास भी पता है ऑलमोस्ट सेम होता है, देयर मासेस आर ऑलमोस्ट सेम।
लेकिन फिर भी अगर एग्जैक्ट कंपैरिजन करें तो न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है थोड़ा सा प्रोटॉन की कंपैरिजन में, बट ऑलमोस्ट दे आर सेम. इफ आई टॉक अबाउट मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का अगर मैं आपको मास बताऊं, मास ऑफ प्रोटॉन, सो इट इज 1.67 into 10 raised to minus 27 किलोग्राम. ये मैं सुना होगा शायद. 1.67 into 10 raised to minus 27. एग्जैक्ट बताऊं तो इफ आई टेल यू एग्जैक्ट तो और मतलब थोड़ा और प्रिसाइज से बताऊं तो इट इज 1.6726 10 raised to minus 27 kg. ठीक है. ओके उसके बाद अगर मैं आपको न्यूट्रॉन का मास बताऊं, मास ऑफ न्यूट्रॉन, इफ यू टॉक अबाउट मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास भी ऑलमोस्ट 1.67 ही है, सेम है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा फर्क है. इट इज 1.6742 into 10 raised to minus 27 kg. देखो थोड़ा सा ज्यादा है प्रोटॉन से. ठीक है, ठीक है, क्लियर. लेकिन ऑलमोस्ट दोनों को मैं इक्वल ले सकता हूँ ना, ऑलमोस्ट दे आर इक्वल. अगर मैं इन दोनों का एवरेज मास निकालूं, इफ आई कैलकुलेट द एवरेज मास ऑफ देम, दोनों का एवरेज निकालूं, तो जो दोनों का एवरेज मास है ना 1.67 में ही आएगा, वो भी उसको 1 AMU कहा जाता है. 1 AMU आपने सुना होगा कभी. AMU मतलब एटॉमिक मास, सुना होगा नेम. AMU 1 AMU क्या होता है? 1 AMU का बहुत इंपॉर्टेंस है, आगे आपको समझ में आएगा. 1 AMU इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1 AMU का डेफिनेशन तो केमिस्ट्री में आता है, देयर इज अ डेफिनेशन इन द केमिस्ट्री. ऐसा कुछ डेफिनेशन है 1/12 टाइम्स मास ऑफ कार्बन एटम, ऐसा कुछ डेफिनेशन है. सो 1 AMU का डेफिनेशन मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, सिर्फ आज थोड़ा बता देता हूँ. 1 AMU क्या है? ये जो दोनों मैंने लिखे ना, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल है. इन्हीं इस मास को 1 AMU कहते हैं. 1 AMU is approximately, it is equal to mass of, it's the average mass of one nucleon. 1 AMU almost average mass of one nucleon होता है. जितना एक न्यूक्लियन का मास है, एवरेज मास निकालो इनका, वो 1 AMU होता है. तो हम लोग ऐसे मान सकते हैं ऑलमोस्ट 1 AMU is 1.67 into 10 raised to minus 27 की, यही 1 AMU है. This mass is known as 1 AMU. ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखो ये चीज. लेकिन फिर भी अगर कंपैरिजन करें तो न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है कंपेयर्ड टू प्रोटॉन. न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवी कंपेयर्ड टू प्रोटॉन. और सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन बाहर होता है न्यूक्लियस के. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो आई एम गोइंग फर्दर, आई एम डिराइविंग वन फॉर्मूला. एक छोटा सा डेरिवेशन है. ठीक है, derivation for nuclear radius, derivation for nuclear radius. मैंने आपको बताया था कि जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का, वो 10 raised to minus 14 minus 15 के ऑर्डर में होता है ना. लेकिन उसकी भी एक फॉर्मूला है, we can derive that formula for radius of the nucleus. देखो फॉर्मूला कैसे डिराइव करनी है. जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है ना, इफ आई टॉक अबाउट न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, वो सबसे छोटा न्यूक्लियस है अमंग ऑल एलिमेंट्स. सिंपल है. अमंग ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट, द स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस इज ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है ना, उसमें खाली एक ही प्रोटॉन होता है. ये देखो, तो इस हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है ना, उसकी साइज हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर की है यूजिंग सम एक्सपेरिमेंट्स. वो जो साइज है ना 10 raised to minus 15 के आसपास होती है. सुनो ध्यान से, वापस सुन लो एक बार. हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज स्मॉलेस्ट. इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन प्रोटॉन. द साइज ऑफ दिस हाइड्रोजन न्यूक्लियस, मतलब रेडियस ऑफ दिस हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज मेजर्ड and it comes to be 10 raised to minus 15 मीटर. इसको हम लोग R0 से डिनोट करते हैं. ये कांस्टेंट है, and denoted by R0, 10 raised to minus 15 मीटर. ये है. ठीक है, अब एक चीज और बता देता हूँ. 10 raised to minus 15 मीटर जो है ना, इसको 1 फर्मी भी कहा जाता है. 1 फर्मी. जैसे 10 raised to minus
6 को आप माइक्रो बोलते हो ना, 10⁻⁻6 मीटर मतलब माइक्रोमीटर, 10⁻⁹ मीटर मतलब नैनोमीटर। तो वैसे ही 10⁻15 मीटर को बोला जाता है फर्मी मीटर, या फर्मी बोला जाता है, 1 फर्मी। सो आर नॉट इज 1 फर्मी। ये किसका रेडियस है? इट्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन न्यूक्लियस में होता क्या है? एक प्रोटॉन होता है ना, इट्स कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोटॉन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन इज आल्सो स्फेरिकल, प्रोटॉन का रेडियस 10⁻15 मीटर है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? यस और नो? हाँ, yes. सिंगल प्रोटॉन इज 10⁻15 मीटर। यस, कुछ ही स्टूडेंट ने हाँ बोला, कुछ ही हाँ या ना, कुछ तो आप बोल सकते हो। Yes, एक sir. बार डेरिवेशन फिर से बताओ ना सर, ये वाला जो आपने बताया इसके बाद से क्या क्या। डेरिवेशन में बता रहा हूँ कि कौन सा, इस चीज का डेरिवेशन है, रेडियस का। नो सर, ये डेरिवेशन बोलने के बाद आपने हाँ, क्या वो तो बताया चालू हो रही है उसमें डेरिवेशन, भाई चालू हो रही है डेरिवेशन, अभी तो स्टार्ट है। डेरिवेशन करने से पहले आपको आर नॉट समझना पड़ेगा, तभी होगा डेरिवेशन। मैं क्या बोल रहा हूँ, आर नॉट जो है ना, वो है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस। चाहे तो लिख लो ये चीज, आर नॉट लिखा है मैंने, आर जीरो is the radius of hydrogen nucleus, but hydrogen nucleus consists of only 1 proton. So is it radius of 1 proton ना? Almost proton को spherical मान लेंगे, उसका रेडियस है 10⁻15। याद रखो ये चीज, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सपोज ये कोई दूसरा एटम है, मतलब इट इज सम अदर एटम, नॉट हाइड्रोजन, सम अदर। इसका जो न्यूक्लियस है, इट्स अ न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम। इसमें ना z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर, प्रोटॉन्स z है, एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दे आर a इज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये सिंबल्स आपको मालूम है, ठीक है। तो इमेजिन करो ये न्यूक्लियस है, उसमें देखो ऐसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स भी होंगे ना, ये देखो ऐसे, इमेजिन दिस। तो टोटल नंबर कितना है? टोटल नंबर a है, a इज अ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अब देखो एक प्रोटॉन का जो रेडियस है वो है आर नॉट, है ना। प्रोटॉन का जो रेडियस है वो आर नॉट है। तो प्रोटॉन का वॉल्यूम कितना हुआ बताओ? प्रोटॉन का वॉल्यूम, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर। Sir, एक प्रोटॉन का जो 4 रेडियस, pi. प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल, एक प्रोटॉन का जो रेडियस है वो आर नॉट है, मैंने अभी समझाया। तो प्रोटॉन का वॉल्यूम कितना हुआ? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय प्रोटॉन? 4/3 pi r naught. फिजिक्स में बेटा कॉमन सेंस तो लगाना पड़ता है, अब वो रेडी नहीं हो लगाने को तो प्रॉब्लम आएगी। अभी अभी बोला प्रोटॉन या कोई भी न्यूक्लियस सब स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं, स्फेरिकल। तो स्फीयर का वॉल्यूम मैंने पूछा तो अब वो नहीं बता पाओ। 4/3 4/3 पाई आर क्यूब, हाँ इज इट सर मान। वॉल्यूम ऑफ 1 प्रोटॉन? यस अभी देखो मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की साइज ऑलमोस्ट सेम होती है, तो न्यूट्रॉन का भी वॉल्यूम इतना ले सकते हो। इट्स अ साइज ऑफ प्रोटॉन, इट्स अ वॉल्यूम ऑफ प्रोटॉन, अप्रॉक्स, हाँ इट्स आल्सो वॉल्यूम ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के कितने हैं आपके पास? ए है ना, ए। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल दीस एलिमेंट्स विल बी ए टाइम्स A 4 अपॉन times पाई आर 4 नॉट। pi ये देखो टोटल वॉल्यूम हो गया, इट्स अ ए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल दिस। एक बात बताओ, if I find out the total volume occupied by all of these nucleons, will it be equal to total volume of nucleus? क्या मिला मुझे? टोटल वॉल्यूम किसका मिला? ये मुझे न्यूक्लियस का। ये किसका वॉल्यूम हो गया? टोटल वॉल्यूम है ना, इट्स अ टोटल वॉल्यूम Nucleus. ऑफ ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये किसका वॉल्यूम हो गया अल्टीमेटली? Nucleus. न्यूक्लियस। अब बताओ, सपोज ये जो न्यूक्लियस है ना आपका, न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो आर है, R represents radius of nucleus। ये जो न्यूक्लियस है ना, इसका रेडियस R है। अगर इसका रेडियस R है तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये है वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, लेकिन ये भी है वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, तो दोनों इक्वल होंगे ना, दैट्स व्हाई मैंने इक्वल टू साइन पुट किया।
ये थोड़ा समझो स्टूडेंट, समझा? इसमें मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो ये आर नॉट है ना, आर नॉट की वैल्यू है 10⁻⁻15 मीटर, मैंने आपको पीछे बताई थी प्रीवियस पेज पे। आर नॉट इज 10⁻⁻15 मीटर, और आर नॉट है ना, इट्स आर नॉट इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस। लेकिन ये आर फिर क्या है? व्हाट इज दिस आर? इट इज द रेडियस ऑफ अदर न्यूक्लियस एक्सेप्ट हाइड्रोजन, इट्स द रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस। बात समझ में आ रही है? किसी को अगर यहाँ पे डाउट है ना इस इक्वेशन में तो प्लीज पूछो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। क्या डाउट है? कुछ है तो अभी बोलो इस इक्वेशन में। आप इक्वेशन देखो अच्छे से, अगर एकदम क्रिस्टल क्लियर है तो ठीक है, अगर कुछ कंफ्यूजन है इसमें तो प्लीज टेल मी, आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट। बोलो, एनीबॉडी माइक ऑन करके बोलो, कुछ डाउट है तो। ध्यान देंगे तो आ जाएगा, अगर ध्यान नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, वो तो आपके ऊपर है। इफ यू आर पेइंग अटेंशन डेफिनेटली विल गेट इट। हाँ बोलो सर, 4/3 पाई आर क्यूब वो बताओ ना एक बार। राइट हैंड साइड वाला। यस सर। देखो आपका जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर न्यूक्लियस। सपोज ये दूसरा न्यूक्लियस है जिसका टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज ए इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। सपोज ये एग्जांपल लेता हूँ, ये सोडियम का न्यूक्लियस है, तो सोडियम का रेडियस मैंने आर ले लिया। लेट्स से आर इज द रेडियस ऑफ सोडियम न्यूक्लियस। मुझे ये रेडियस ही फाइंड करना है, तो अगर इसका रेडियस आर है, आर इज द रेडियस ऑफ सोडियम न्यूक्लियस, तो अगर मुझे आर फाइंड आउट करना है, ये आर ओनली, तो अगर इसका रेडियस आर है तो इसका वॉल्यूम तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा ना। यस सर। अगर मैं बोलूं कोई स्फीयर का रेडियस आर है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो दिस इज द रेडियस ऑफ सोडियम न्यूक्लियस, बट रेडियस ऑफ सोडियम न्यूक्लियस कैन आल्सो बी रिटन दिस वे। यस ये सर। समझा था एलएचएस? समझा सर। तो ये दोनों इक्वल है। अब देखो इक्वल ले लो, अब इसके बाद जो आपको बहुत अच्छे से आता है वो करेंगे, कटिंग वगैरह आता है ना अच्छे से, वही अच्छे से आता है। तो 4/3 पाई विल गेट कैंसिल फ्रॉम बोथ टर्म्स। तो अभी मुझे राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या बच गया? आर क्यूब इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो क्या बचा, a टाइम्स आर नॉट क्यूब। सो टेक अ क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब रूट ले लो, क्यूब रूट। व्हेन यू टेक क्यूब रूट यू विल गेट r इज इक्वल टू r नॉट a रेज़ टू 1/3, मतलब a का क्यूब रूट। ये फॉर्मूला आ जाएगी, देखो दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेडियस, this is a formula to calculate the radius of any nucleus having mass number a. A is a mass number of that nucleus, r is the radius of that nucleus। r naught एक constant चीज है, r naught जो है ना वो approximately 10⁻⁻15 मीटर होता है, and r naught मैंने बताया था अच्छे से, r naught is a radius of hydrogen nucleus, it's a radius of हाइड्रोजन न्यूक्लियस आर नॉट। तो आर नॉट तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 10⁻⁻15 मीटर आप इधर डाल सकते हो, बाकी आप ए डालोगे तो आपको आर मिलेगा। एनीबॉडी रिमेंबर्स व्हाट इज द ए फॉर सोडियम? सोडियम के लिए ए कितना था, याद है किसी को? 23 तो आप यहाँ पे 23 डाल दोगे, लेट्स से यू पुट ए एज 23 और आर नॉट की वैल्यू डाल दो 10⁻⁻15 मीटर, सॉल्व करो तो आपको आर मिलेगा ना, that r will be the radius of sodium nucleus। तो ये फॉर्मूला न्यूक्लियस के लिए वैलिड है, दिस फॉर्मूला गिव्स यू द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, इस चीज से न्यूक्लियस ऑफ एटम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आई थिंक ये क्लियर है, नोट कर लेना ये। दिस डेरिवेशन इज ओवर नाउ। चलो, न्यूक्लियस बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीजें भी होती हैं न्यूक्लियस के अंदर। अभी मैं न्यूक्लियस की डेंसिटी के बारे में बता देता हूँ, जस्ट डेरिवेशन नहीं है, जस्ट थियरी पॉइंट। न्यूक्लियर डेंसिटी, नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियर डेंसिटी, मतलब न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती है। देखो, वेदर इट इज हाइड्रोजन न्यूक्लियस और इट इज सोडियम न्यूक्लियस और इट इज यूरेनियम न्यूक्लियस और इट इज कार्बन न्यूक्लियस, अलग अलग एलिमेंट्स अवेलेबल हैं पीरियोडिक टेबल में, कोई भी एलिमेंट ले लो, हर एक के अंदर न्यूक्लियस होता है।
तो देयर आर वेरियस डिफरेंट न्यूक्लियस आर देयर। कार्बन का न्यूक्लियस है, यूरेनियम का न्यूक्लियस है, सोडियम का न्यूक्लियस है, लेकिन हर न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज सेम। हर न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है, डेंसिटी चेंज नहीं होती है। एंड डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन न्यूक्लियस, कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो या कार्बन का न्यूक्लियस हो, उस पर डिपेंड नहीं करती है। डेंसिटी इज फिक्स्ड फॉर ऑल द न्यूक्लियस। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो भी एलिमेंट्स हैं, सब एलिमेंट्स की न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम है, 10⁻17। आज थोड़ा टाइम कम है, अगर आपको चाहिए, इफ यू विश, कल आप मुझे रिमाइंड कराओ, मैं आपको ये प्रूफ करके भी दे दूंगा कि ये डेंसिटी कैसे है। आज थोड़ा टाइम कम पड़ रहा है, मुझे लग रहा है 5 मिनट ही पड़े लास्ट के, तो चाहिए तो कल आप मुझे रिमाइंड कराओ, मैं आपको बता दूंगा। बट यू हैव टू टेक एफर्ट्स। अगर आप में से कोई याद कराएगा कि सर डेंसिटी डिराइव करके दो, तो मैं करूंगा, अदरवाइज आई कैन स्किप, बिकॉज इसका डेरिवेशन, डेंसिटी का डेरिवेशन टेक्स्ट बुक में नहीं है, सो इट्स नॉट देयर। तो मैं नहीं कराऊं तो भी चलेगा, बट आई ऑलवेज प्रेफर द नॉलेज। हाँ, तो आपको चाहिए तो कल रिमाइंड करो, मैं प्रूफ करके दे दूंगा 17 कैसे आता है। ठीक है, सो न्यूक्लियर डेंसिटी 10⁻17 है। इसके बारे में एक चीज बता देता हूँ, ये पता है सबसे ज्यादा डेंसिटी है। नथिंग इन द वर्ल्ड इज मोर डेंसर देन दिस। इससे ज्यादा डेंसिटी किसी की नहीं होती है। तो न्यूक्लियस इज अ मोस्ट डेंसली पैक्ड ऑब्जेक्ट इन द नेचर। हमारी जो पूरी यूनिवर्स है ना, उसमें भी सबसे ज्यादा डेंसली पैक्ड चीज है वो न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस इज मोस्ट डेंसली पैक्ड थिंग। ठीक है सर, इससे ज्यादा हम क्रिएट नहीं कर सकते? पार्डन, क्या बोल रहे हो? इससे ज्यादा हम क्रिएट नहीं कर सकते डेंसिटी? नहीं, इसके आसपास भी नहीं क्रिएट कर सकते। देखो, आपने एक चीज सुनी होगी, आपने एक चीज सुना होगा कि मेटल्स आर डेंसर देन द नॉन मेटल्स। मेटल्स डेंस हाँ होते हैं, सर, यस। दैट्स व्हाई वो पानी में डूब जाते हैं, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो मेटल्स आर वेरी डेंस। मेटल्स में भी पता है क्या होता है, जो लेड है ना, पीबी, लेड आपने शायद सुना हो, पीबी। यस सर। पीबी सबसे ज्यादा डेंस माना जाता है अमंग नॉर्मल मेटल्स। पीबी, मर्क्यूरी भी डेंस है, लेकिन लेड ज्यादा डेंस है। लेड इज कंसिडर्ड एज अ वेरी डेंस मेटल। लेड की डेंसिटी पता है कितनी है? आपने लेड की डेंसिटी बैरोमीटर में सुनी होगी, व्हेन यू स्टडी बैरोमीटर, उसमें लेड की डेंसिटी आती है, नहीं उसमें सॉरी मर्क्यूरी की डेंसिटी आती है उसमें। सॉरी मैं मर्क्यूरी का डेंसिटी अगर बता दूं पहले, मर्क्यूरी का डेंसिटी है 13,600, 13,600 मर्क्यूरी का है। लेड का जो डेंसिटी है ना, वो करीबन 17,000 के आसपास है, 17,000 मतलब 1.7 into 10⁻⁴। तो जो सबसे डेंस मेटल है विच इज लेड, उसकी डेंसिटी भी 10⁻⁴ में है। कहाँ 10⁻⁴ और कहाँ 10⁻17? समझ रहा है? तो जो सबसे डेंस आप मेटल मानते हो वो 10⁻⁴ में है उसका डेंसिटी, ये 10⁻17 है। तो न्यूक्लियस आर द मोस्ट डेंस ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्लियर? ये पूरा देख लो अच्छे से। इसमें स्टूडेंट न्यूक्लियस के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें बताई। अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो अभी आप 1 मिनट पूछ लो, कुछ है तो। कल आप मत नहीं पूछ सकते, आज पूछना है तो पूछ लो। एवरीथिंग इज क्लियर रिगार्डिंग न्यूक्लियस? नो डाउट? हेलो सर। हाँ जी, बोलो। सर लेकिन आपने बोला सबका डेंसिटी सेम रहेगा। हाँ जी, सर लेकिन सबके न्यूक्लियस में सर पार्टिकल्स अलग अलग होंगे, ज्यादा होंगे, कम होंगे, तो सर डेंसिटी कैसे वेरी नहीं करेगा सर? देखो, अगर सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स अलग अलग है, सबकी साइज भी अलग अलग है। देखो, छोटे रूम में आप 10 लोगों को पैक करो, छोटे रूम में 10 लोग को पैक करो, या बड़े रूम में 1000 लोगों को पैक करो, तो भले 10 लोग हैं और 1000 लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, लेकिन डेंसिटी सेम हो सकती है, फिर भी पैकिंग सेम हो जाएगी। साइज भी तो अलग है ना न्यूक्लियस की, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग है लेकिन साइज भी अलग है ना, रेडियस अलग अलग होता है हर एलिमेंट का। कल मैं आपको प्रूफ करके दूंगा। अच्छा, मतलब सर ऐसे करके वो लोग अपना डेंसिटी कंपनसेट कर लेते हैं, सब सेम ही होता है पूरा? हाँ, ओके डेंसिटी सर। कंपनसेट हो जाती है। जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन ज्यादा है उसकी साइज भी ज्यादा होती है,
जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कम है उसकी साइज भी कम होती है, मतलब रेडियस कम होता है, वॉल्यूम कम होता है, तो डेंसिटी सेम ही रहती है सबकी। तो याद रखो ये चीज। अच्छा स्टूडेंट, आई थिंक कोई डाउट और नहीं है, आई एम श्योर। सिर्फ एक लास्ट पॉइंट सुन लो, कल के लिए मैं सिर्फ होमवर्क दे रहा हूँ, छोटा सा होमवर्क। ये है कि आज जो मैंने पढ़ा है ना न्यूक्लियस से रिलेटेड, एवरीथिंग यू गो थ्रू वंस। कल मैं आपकी ओरल्स लूंगा रिलेटेड टू न्यूक्लियर फिजिक्स। कल मैंने कुछ भी आपसे पूछा ना रिलेटेड टू न्यूक्लियर फिजिक्स, आपको आंसर आना चाहिए, every formula, every concept. So do revise this and come in the next lecture. हेलो सर। हाँ, हेलो जिनका सर। आप लेक्चर है सेकंड, आप थोड़ा जा सकते हो, ब्रेक ले सकते हो, जिनको सर डाउट ये वाला पेज जो प्रीवियस पेज दिखाओ ना एक बार पूरा पूरा। हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक डाउट था। सर वो जो अभी आपने बताया ये न्यूक्लियस के बारे में कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे कम होता है पूरे एटम में, और जो अपना